हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हमारा पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। आज का टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इससे पहले हमने रियरिंग ऑफ एनिमल्स देखा था, उससे पहले इंटीग्रेशन देखा था। अब इंटीग्रेशन के बाद हम हर एक इंटीग्रेशन का अलग अलग पढ़ रहे हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, क्योंकि फर्स्ट हमने पढ़ा एनिमल्स का। ठीक है, अब है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। ओके, तो प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन और पोषक तत्वों के स्रोत। ठीक है, हम सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट भी पढ़ेंगे और उसके साथ कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचुरल फार्मिंग। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कि पहले आप समझे कि इस आपके टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, इन नेचुरल फार्मिंग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मींस मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप न्यूट्रिशन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। जो मेन एम है नेचुरल फार्मिंग का वो यही है, टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप न्यूट्रिशन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। हमें सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन करना है, क्रॉप में न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना है, पर केमिकल फर्टिलाइजर का कोई यूज किए बिना। ठीक है, ये मेन एम होता है किसका, नेचुरल फार्मिंग का। ठीक है, इट एनहेंसेस सॉइल माइक्रोब्स। अब इससे क्या फायदा है, इट एनहेंसेस सॉइल माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अर्थवॉर्म एक्टिविटी टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। सॉइल में क्या करते हैं, सॉइल माइक्रोब्स को इंप्रूव करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थवॉर्म एक्टिविटी बढ़ती है। और अर्थवॉर्म एक्टिविटी जब बढ़ती है तो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट है वो नेचुरली प्लांट को मिलते हैं, उनको सप्लाई होते हैं। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, फीड द सॉइल नॉट द क्रॉप। ठीक है, मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, फीड द सॉइल। सॉइल को फीड करिए, क्रॉप को फीड ना करिए। मतलब आप जो भी मैनेजमेंट करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, वो ये माइंड में रख के करें कि यू हैव टू मैनेज द सॉइल नॉट द क्रॉप। ओके, जब हम क्रॉप को मैनेज करते हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। जब हम सॉइल को मैनेज करते हैं तो हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ, ठीक है, हर चीज, इकोसिस्टम, हर चीज के बारे में हम सोचते हैं। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मेन जो प्रिंसिपल है वो है फीड द सॉइल नॉट द क्रॉप। ओके, अब इसकी अवधारणा हम हिंदी में समझते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन का अर्थ है रासायनिक उर्वरकों के बिना मिट्टी की उर्वरता और फसल पोषण बनाए रखना। ठीक है, यह मिट्टी के सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ और केंचुओं की गतिविधि को बढ़ाता है ताकि पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो। सिद्धांत यह है कि फसल को नहीं, मिट्टी को पोषित करो। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करना फर्स्ट पॉइंट है। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स विदाउट विद इन द फार्म के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकल करना। ठीक है, प्रमोट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाना, अर्थवर्म की एक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, ये है इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी जीरो करना। और फिफ्थ है एंश्योर बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, हमेशा ये एंश्योर करना कि क्रॉप को, सॉइल को बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मिले, ना कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा हो ना कम हो। ये सारे किनके होते हैं ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑन अ नेचुरल फार्म। ओके, हिंदी में देखते हैं। दीर्घकालीन मिट्टी उर्वरता बनाए रखना, खेत में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना, जैविक गतिविधि बढ़ाना, बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम करना, फसलों को संतुलित पोषण प्रदान करना। ठीक है, सोर्सेस, अब आपके इसमें सोर्सेस भी है तो सोर्सेस के बारे में पहले जानते हैं। मेन सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचुरल फार्मिंग इज, फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, काउ बेस्ड इनपुट्स। ठीक है, उससे क्या मिलता है, काउ बेस्ड इनपुट से जीवामृत और घन जीवामृत। ठीक है, तो जो भी काउ बेस्ड इनपुट्स हैं उससे हमको क्या मिल रहा है, जीवामृत मिलता है और घना जीवामृत मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है कंपोस्ट। क्या क्या सोर्सेस है, फर्स्ट है काउ बेस्ड इनपुट, सेकंड है कंपोस्ट, थर्ड है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, फोर्थ है ग्रीन मेन्योर, फिफ्थ है मल्चिंग, मल्चिंग भी ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है। ठीक है, सिक्स्थ है क्रॉप रेसिड्यू एंड ट्री लिटर, जो लीव्स गिरे रहते हैं, जो लीव्स सड़ जाते हैं और क्रॉप के रेसिड्यू जो सॉइल में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, कंपोस्ट का काम करते हैं। और सेवेंथ है बायो फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फार्म में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेस हैं। अगर आपको पूछता है राइट द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ नेचुरल फार्म, तो यू शुड राइट ऑल दिस। ठीक है, पहले तो पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए, 7 पॉइंट्स हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं, इसके बाद हम एक एक करके इन सोर्सेस को और पढ़ते हैं। ठीक है, काउ बेस्ड इनपुट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, मल्चिंग, क्रॉप रेसिड्यू एंड ट्री लिटर, एंड लास्ट इज द बायो फर्टिलाइजर। ओके,
चलिए इसका हम हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषक स्रोत गौ आधारित घोल जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मल्चिंग, फसल अवशेष और वृक्ष की पत्तियां और जैव उर्वरक। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका जीवामृत। जीवामृत किससे बनता है? काउ डंग से बनता है। जीवामृत इज ए लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम काउ डंग, यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर एंड सॉइल। ओके, तो क्या क्या रहता है इसमें? फर्स्ट रहता है काउ डंग, ठीक है। सेकंड रहता है यूरिन, काउ यूरिन। थर्ड रहता है जैगरी। फोर्थ रहता है पल्स फ्लोर एंड फिफ्थ रहता है सॉइल, ठीक है। ये आपको 2 मार्क में भी डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ जीवामृत। तो यू शुड नो कि जीवामृत इज ए लिक्विड फॉर बायो फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम व्हाट? मेड फ्रॉम काउ डंग, काउ यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर एंड सॉइल, सबको मिक्स करके जीवामृत बनाया जाता है, ठीक है। इट एनहांसेस माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और इसलिए ये क्या होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट को भी अवेलेबल फॉर्म में सप्लाई करता है क्रॉप को। ओके, यूजेज कितना यूज किया जाता है? 200 लीटर पर एकड़ थ्रू इरिगेशन इन एवरी 15 डेज, ठीक है। 200 लीटर पर एकड़, ठीक है। ध्यान रखिए इसको, थ्रू इरिगेशन, इरिगेशन के थ्रू इसको सप्लाई किया जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इरिगेशन के पानी में इसको डाल दिया जाता है और हर 15 दिन में इतना सप्लाई किया जाता है। ओके, जीवामृत गोबर, मूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी से बना तरल और उर्वरक है, जैव उर्वरक है। यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। उपयोग 200 लीटर प्रति एकड़ हर 15 दिन में सिंचाई या छिड़काव द्वारा खेतों में दिया जाता है। नेक्स्ट है घन जीवामृत, ठीक है। अब जीवामृत जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, पर घन जीवामृत इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ जीवामृत प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग द मिक्सचर। जो हमने लिक्विड फॉर्म बनाया है उसे ही सन में ड्राई किया जाता है और उस ड्राई फॉर्म को हम बोलते हैं घन जीवामृत, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ जीवामृत, जीवामृत किससे किससे बना है हमने अभी देखा, डंग से, यूरिन से, ठीक है, जैगरी से, पल्स फ्लोर एंड सॉइल, ये सबको मिक्स करके लिक्विड फॉर्म बनाया जाता है। जब उसी लिक्विड को हम ड्राई करके सॉलिड फॉर्म में रख लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं घन जीवामृत। ओके, इट इंप्रूव्स ह्यूमस एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट अप्लाइज नियर रूट जोन फॉर लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी, इसे रूट जोन के पास अप्लाई किया जाता है, जिस तरह से हम कंपोस्ट का FYM का एप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से। और इसको उसके बाद इससे फायदा ये होता है कि फर्टिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ह्यूमस बढ़ता है, सॉइल स्ट्रक्चर बेटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका घन जीवामृत। इसका हिंदी देखते हैं। जीवामृत का ठोस रूप जो सुखाकर बनाया जाता है, यह ह्यूमस की मात्रा और मिट्टी की बनावट को सुधारता है, यह जड़ों के पास प्रयोग किया जाता है। थर्ड है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। कंपोस्ट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम क्रॉप वेस्ट, लीव्स एंड डंग, ठीक है। इसमें डंग होता है तभी ये कंपोस्ट होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, कंपोस्ट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम क्रॉप वेस्ट, फर्स्ट लीव्स एंड थर्ड dung. Okay, it provides macro and micronutrient, improves soil texture and microbial life. इसका क्या फायदा है? फर्स्ट है कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये कब दिया जाता है? अप्लाइड बिफोर सोइंग और विद इरिगेशन, या तो सोइंग के पहले सॉइल में अप्लाई किया जाता है या फिर इरिगेशन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। कंपोस्ट फसल अवशेष, पत्तियों और गोबर के अपघटन से बनी खाद है। यह आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और मिट्टी की बनावट सुधारती है। बुआई से पहले या सिंचाई के साथ यह प्रयोग की जाती है। फोर्थ पॉइंट है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी आप सब अच्छे से जानते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवर्म्स फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कैसे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो इट कंटेन्स एंजाइम्स एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स। इसमें क्या होते हैं? बेनिफिशियल एंजाइम्स होते हैं और बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। इनका फायदा ये है, इट इंप्रूव्स द एरिएशन, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंप्रूव करता है, क्योंकि अर्थवर्म जब सॉइल को उसमें वर्क करता है अर्थवर्म, तो उससे क्या होता है? सॉइल पोरस हो जाती है और उससे क्या होता है? एरिएशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका डोजेज कैसा होता है? 2 to 3 टन पर एकड़ पर सीजन। एक सीजन में 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट लगता है एक एकड़ में, ठीक है, हर एक सीजन में। ओके, तो ये हो गया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, वो क्या क्या सप्लाई करता है, ये सारा कुछ इसमें है। अब इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा जैविक अपशिष्ट बनाई गई खाद जिसमें एंजाइम और लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह मिट्टी की हवा और जल धारण क्षमता बढ़ाती है और इसकी मात्रा कितना उपयोग किया जाता है? 2 से 3 टन प्रति एकड़ प्रति सीजन। ओके,
चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लाइक सन, हेम, ढैंचा, बहुत सारे और हैं, इनको ग्रोन और एंड फ्लोड बैक इनटू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर का जो मेन फॉर्म है वो कैसा है कि ग्रीन मैन्योर उगाया जाता है, उसके बाद फिर उसकी हार्वेस्टिंग नहीं की जाती, बट थ्रू फ्लो उसको सॉइल में ही मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है वो जब सॉइल में मिल जाते हैं, उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर वो उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं। ठीक है, दे मिक्स नाइट्रोजन, इंप्रूव स्ट्रक्चर एंड एड ऑर्गेनिक मैटर। ये इसके फायदे हैं कि ये फिक्स नाइट्रोजन, क्योंकि जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होते हैं वो हमेशा लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, इसलिए इनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है। इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज द ग्रीन मैन्योर। फिर हिंदी में पढ़ते हैं, हरी खाद फसलें जैसे सनई, ढैंचा उगाकर मिट्टी में मिला दी जाती हैं। यह नाइट्रोजन स्थिर करती हैं, मिट्टी की संरचना सुधारती हैं और जैविक पदार्थ को बढ़ाती हैं। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग कवर्स द सॉइल विथ ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ और रेसिड्यू। यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक मल्चिंग की बात हो रही है क्योंकि ये नेचुरल फार्म है। ठीक है, तो ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ या क्रॉप रेसिड्यू से जब सॉइल को कवर कर दिया जाता है तो उसे हम मल्चिंग कहते हैं। इट रिड्यूसेस इवेपोरेशन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द वीड्स, ठीक है, एंड थर्ड सपोर्ट्स द अर्थवर्म। अर्थवर्म को एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है उसमें ग्रो करने का, तो इस तरह से ये इवेपोरेशन को कम करता है जिससे सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व होता है। ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करता है क्योंकि सॉइल जो है वो कवर्ड रहती है, तो वीड्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो वीड्स के प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, फिर अर्थवर्म्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मल्चिंग में मिट्टी को सूखी घास या फसल अवशेष से ढक दिया जाता है, यह नमी बनाए रखती है, खरपतवार घटाती है और केंचुओं की गतिविधि बढ़ाती है। लास्ट सोर्स है ऑफ न्यूट्रिएंट, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोबियल इनोकुलेंट लाइक राइजोबियम, एजोस्पाइरलम एंड पीएसबी। ठीक है, इट एनहांसेस द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। ठीक है, ये क्या करते हैं, नेचुरली जो है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन एंड सोल्यूबलाइज फॉस्फोरस नेचुरली। ठीक है, तो पीएसबी जो होता है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, इनका काम ही होता है कि फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करना और उसको अवेलेबल फॉर्म में सॉइल में देना ताकि प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर सके। और दे आल्सो फिक्स नाइट्रोजन, जैसे राइजोबियम है, ये क्या होते हैं, नेचुरली एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसे सॉइल में अवेलेबल फॉर्म में देते हैं ताकि क्रॉप उसे एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर। इसको हम हिंदी में समझते हैं कि राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, पीएसबी जैसे सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशीलता में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द नेचुरल फॉर्म। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है, ऑल क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है, डंग एंड वेस्ट आर रिसाइकल्ड। ठीक है, क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर इंश्योर जीरो वेस्ट एंड कंटिन्यूअस फर्टिलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, क्लोज जो है वो रिसाइकलिंग होती है, कैसे, क्रॉप का रेसिड्यू, ठीक है, एनिमल डंग, ठीक है, ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं। इसका जो डंग है वो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट बन के क्रॉप को दिया जाता है, क्रॉप का रेसिड्यू, और क्रॉप के रेसिड्यूज को एनिमल एज अ फीड यूज करते हैं और इसका डंग एज अ कंपोस्ट क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप्स के लिए एक इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बनती है, कहाँ पे, नेचुरल फार्म में। और फसल अवशेष, गोबर और अपशिष्ट खेत पुनः उपयोग किए जाते हैं, इससे शून्य अपशिष्ट और निरंतर उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, अब इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन नेचुरल फार्मिंग इज इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। ठीक है, इट रिवाइव्स सॉइल लाइफ, एंश्योर्स कंटिन्यूअस फर्टिलिटी एंड एलिमिनेट्स द केमिकल डिपेंडेंसी। 3 मेन चीजें हैं कि ये सॉइल लाइफ को इंप्रूव करता है, ठीक है, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूअस फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, एंड एलिमिनेट्स द केमिकल डिपेंडेंसी, केमिकल का यूज इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रिएंट के सोर्सेस क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके सोर्सेस क्या है, हर सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है ये पढ़ा, और लास्ट में हमने जाना कि इसका पूरा का कंक्लूजन ये है कि प्राकृतिक खेती में पोषक प्रबंधन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ है। ठीक है, यह मिट्टी के जीवन को पुनर्जीवित करता है और निरंतर उर्वरता को बनाए रखता है, सुनिश्चित करता है कि और रासायनिक निर्भरता को समाप्त करता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो कि है
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन अ नेचुरल फॉर्म यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर इसमें आता है कोर्स क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इसमें पूछा जाएगा आपको सोर्सेस कि क्या क्या सोर्स होते हैं, तो आप सोर्सेस याद रखें, सारे 7 सोर्सेस जो है वो क्या होते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हर चीज आप जानते हैं, मल्चिंग क्या होता है आपको पता है, कंपोस्ट क्या होता है आपको पता है, तो हर चीज आप लिखने के बाद वो क्या होता है ये लिखिए, प्लस उसका बेनिफिट लिखिए कि नेचुरल फॉर्म में उसका क्या बेनिफिशियल रोल है, तब फिर आपका आंसर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।